नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसफी और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्ट्रक्चरलिज्म। सबसे पहले हम इस शब्द स्ट्रक्चरलिज्म को समझते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म दो शब्दों को मिलकर बनता है, स्ट्रक्चर और इज्म। स्ट्रक्चर शब्द का मतलब होता है ढांचा या फिर बनावट। स्ट्रक्चर अपने आप में एक पूरा सिस्टम होता है जिसके कई अलग अलग हिस्से होते हैं और उन हिस्सों को मिलाकर ही एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे घर का स्ट्रक्चर, शरीर का स्ट्रक्चर और भाषा का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अकेले सिर्फ चीजों से नहीं बनता, बल्कि उनके आपसी अरेंजमेंट से एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ढांचा खड़ा होता है। दूसरा शब्द है इज्म। इज्म एक सफिक्स है जो कि शब्द के बाद में लगता है। इज्म का मतलब होता है सोचने का तरीका या फिर कोई विचारधारा। तो इस तरह स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होगा स्ट्रक्चर यानी कि ढांचे के आधार पर सोचने के तरीके को ही स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ईंट है। ईंट अकेले में क्या है? वह सिर्फ बस एक ईंट है। लेकिन जब बहुत सारी ईंटें मिलती है और उन्हें सही तरीके से जोड़ा जाता है तो एक दीवार खड़ी हो जाती है। यानी कि दीवार की ताकत एक ईंट से नहीं आती। दीवार की ताकत आती है ईंटों के आपसी जुड़ाव यानी कि रिलेशन से। अगर हम ईंटों को इधर उधर ऐसे ही रख देंगे तो दीवार नहीं खड़ी हो पाएगी। ऐसे ही अगर हम शब्दों को सही तरीके से नहीं जोड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। इसे हम एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें आसानी से समझ में आ जाए। क्या आपने कभी जिक्सॉ पजल देखी है? अक्सर बच्चे इसे खेलते हैं। जिक्सॉ पजल क्या होती है? जिक्सॉ पजल में बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं। हर एक पीस को अगर आप अकेला करके देखेंगे तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन जब सारे पीसेस को सही ऑर्डर में जोड़ा जाता है, सही रिलेशन में जोड़ा जाता है, तब एक पिक्चर बनती है। यानी कि सारे पीसेस मिलते हैं, एक पैटर्न बनता है और फिर एक पिक्चर बनती है। तब हमें समझ में आता है कि यह रिवर था, माउंटेन था या फिर कोई सीनरी। और यही स्ट्रक्चरलिज्म का मेन आइडिया है। यानी कि मीनिंग किसी एक वर्ड, एक सेंटेंस या फिर कैरेक्टर में नहीं होता, बल्कि मीनिंग पूरे स्ट्रक्चर में होता है, पूरे सिस्टम में होता है। अब स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए हमें एक शख्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है और उस शख्स का नाम है फर्डिनेंड डी सोशोर। फर्डिनेंड डी सोशोर का बर्थ हुआ था 1857 जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और वह एक बहुत ही फेमस स्विस लिंग्विस्ट थे। फर्डिनेंड डी सोशोर बचपन से ही लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और उन्होंने इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में खास स्टडी की थी और उन्हें संस्कृत भाषा में भी खास रुचि थी। बाद में फर्डिनेंड डी सोशोर यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में लिंग्विस्ट पढ़ाया करते थे और इसी बीच यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में पढ़ाते समय फर्डिनेंड डी सोशोर ने कई सारे लेक्चर्स दिए। ये लेक्चर्स स्ट्रक्चरलिज्म, लिंग्विस्टिक और कई सारे अलग अलग विषयों पर थे और यह सभी लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन फिर 1913 में फर्डिनेंड डी सोशोर की मृत्यु हो जाती है और तब उनके दो कलीग्स चार्ल्स बेली और एल्बर्ट शेहाय स्टूडेंट्स के नोट्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं और 1916 में एक बुक पब्लिश करवाते हैं और उस बुक का नाम होता है कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक। और यही बुक स्ट्रक्चरलिज्म की नींव रखती है और इसीलिए फर्डिनेंड डी सोशोर को फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक, इस बुक में फर्डिनेंड डी सोशोर कई सारे नए नए कॉन्सेप्ट और आइडियाज रखते हैं जिससे स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत होती है और बाद में यही सारे आइडियाज लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी और कल्चरल स्टडीज यानी कि लगभग सभी फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चरलिज्म के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे।
पहला कॉन्सेप्ट है लैंग एंड पैरोल का। अब इसे हम ब्रिक एंड वॉल के एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रिक यानी कि ईंट। अगर कोई ईंट किसी जगह पर रखी हो तो हर एक ईंट का अपना एक शेप, अपना एक साइज होगा। लेकिन एक अकेली ईंट से घर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब उन्हीं ईंटों को सही ऑर्डर, सही रूल्स और सही पैटर्न में रखकर जोड़ा जाता है, तभी एक दीवार खड़ी होती है। अब इसे हम लैंग एंड पैरोल से जोड़कर देखते हैं। हर एक ईंट पैरोल है, यानी कि हर एक ईंट का एक एक्चुअल यूज है, जैसे कि एक सेंटेंस, एक वर्ड या फिर एक डायलॉग। इन सभी का कोई ना कोई एक्चुअल यूज होता है। और हर स्पीकर अलग अलग तरीके से ईंट रखता है, जबकि दीवार बनाने का एक रूल होता है और इस रूल को ही लैंग कहा जाता है। यानी कि कौन सी ईंट कहाँ रखी जाएगी, कितना गैप रहेगा, सीमेंट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। और यही रूल्स को लैंग कहा जाता है और यह सबके लिए सेम होते हैं और सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट करती है। अगर मैं इसे एक लाइन में समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग का मतलब होगा लैंग्वेज का सेट ऑफ रूल्स या फिर कोई सिस्टम, और पैरोल का मतलब होगा उस सिस्टम का एक्चुअल यूज, यानी कि जो हम बोलते हैं और लिखते हैं। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट है साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। सबसे पहले हम साइन के बारे में जानेंगे। साइन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो किसी और चीज की तरफ इशारा करे और हमारे दिमाग में एक मीनिंग पैदा करे, उसे ही साइन कहा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ट्रैफिक का सिग्नल। ट्रैफिक के सिग्नल पर जब रेड लाइट दिखती है तो हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब है स्टॉप। यहाँ पर रेड लाइट एक साइन थी, जबकि स्टॉप का आइडिया एक मीनिंग था। और फर्डिनेंड डी सोशोर कहते हैं कि साइन दो चीजों को मिलकर बनता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। अब इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैं आपको एक शब्द कहूंगा, आपको बस अपनी आंखें बंद करके उस शब्द के बारे में सोचना है। मैं शब्द कहता हूं ट्री, यानी कि पेड़। मैं अगला शब्द कहता हूं एप्पल। एप्पल यानी कि सेब। अगर आपकी आंखें बंद होगी तो आपने अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जरूर कोई ना कोई पिक्चर देखी होगी। तो जब मैंने ट्री कहा था, यानी कि जब आपको ट्री शब्द का साउंड सुनाई दिया था, तो उसे ही सिग्निफायर कहा जाता है। और जब ट्री सुनने के बाद आपके दिमाग में जो पेड़ की पिक्चर बनी, उसे सिग्निफाइड कहा जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब साउंड, यानी कि जो शब्द की आवाज, जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, और जो हमारे सामने पिक्चर बनती है, उन दोनों को ही मिलाकर एक साइन बनता है। यानी कि साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड को मिलकर बनता है। फर्डिनेंड डी सोशोर ने साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी, जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने ये कहा था कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशन नेचुरल नहीं होता, बल्कि आर्बिटरी, यानी कि मनमाना होता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक ट्री की तस्वीर एक अमेरिकन आदमी को दिखाई जाती है, तो वह उसे देखते से ही कहता है ट्री, यानी कि वह अपनी भाषा में ट्री शब्द कहता है। और जब यही तस्वीर एक भारतीय आदमी को दिखाई जाती है, तो वह उसे देखते से ही कहता है पेड़। और जब उसी तस्वीर को एक फ्रेंच आदमी को दिखाया जाता है, तो वह कहता है आर्बरी। यानी कि एक ही चीज के लिए तीन अलग अलग भाषाओं में तीन अलग अलग साउंड्स हो सकते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी भाषा में लेमन को, यानी कि नींबू को ऑरेंज कह दिया जाए और ऑरेंज को लेमन कह दिया जाए। यानी कि किसी भी चीज को मीनिंग देना यह हमारे हाथ में होता है। तो अब इस एग्जाम्पल के जरिए मैं ये कह सकता हूं कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड, यानी कि
जो आवाज हमें सुनाई देती है और जो तस्वीर हमें दिखाई देती है, उसका रिलेशन नेचुरल नहीं होता, बल्कि आर्बिटरी होता है, यानी कि मनमाना होता है। यानी किसी भाषा में कौन सा साउंड किस इमेज के लिए होगा, ये हम तय करते हैं, यह मनमाना होता है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपोजिशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, और ऑपोजिशन का मतलब होता है विरोध या फिर उल्टा। तो बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब होगा दो अपोजिट चीजें जिनके जरिए मीनिंग बनता है। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि हम चीजों को अकेले अकेले नहीं समझते, बल्कि उन्हें हम उनके अपोजिट के साथ समझते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे किसी आदमी को यह समझाना है कि रात क्या है, तो पहले उसे यह समझाना होगा कि जब दिन नहीं होता तब रात होती है। ऐसे ही अगर किसी को यह समझाना हो कि ठंडा क्या होता है, तो पहले उसे गर्म क्या होता है यह बताना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को यह बताना है कि अच्छा क्या होता है, तो पहले उसे यह बताना पड़ेगा कि बुरा क्या होता है। तो अब हम इन एग्जाम्पल के जरिए ये साफ साफ कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब होता है हम किसी चीज का मीनिंग उसके उल्टे यानी कि अपोजिट से कंपेयर करके समझते हैं, और इसे ही बाइनरी ऑपोजिशन कहा जाता है। अब हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक। सिंक्रोनिक का मतलब होता है एक समय पर, और डायक्रॉनिक का मतलब होता है समय के साथ साथ। सिंक्रोनिक का मतलब होता है लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर टाइम पर देखना और यह समझना कि अभी लैंग्वेज कैसे काम कर रही है। इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपने किसी की फोटो खींची, तो फोटो में वह पर्सन एक मोमेंट में कैद है, यानी कि उस समय में आसपास क्या कुछ हो रहा था, ये सभी कुछ उस फोटोग्राफ में कैद है। वह फोटोग्राफ हमें यह नहीं बताती कि आगे क्या होने वाला है, और वह फोटोग्राफ ये भी नहीं बताती कि पीछे क्या हुआ था। यानी कि वह फोटोग्राफ उस पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में बताती है, और यही सिंक्रोनिक व्यू है। आज के समय में भाषा का रूप किस तरीके से चल रहा है, यही सिंक्रोनिक व्यू है। अब हम बात करेंगे डायक्रॉनिक के बारे में। डायक्रॉनिक का मतलब होता है लैंग्वेज को टाइम के साथ बदलते हुए देखना, यह समझना कि लैंग्वेज पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है, और इसे ही डायक्रॉनिक कहा जाता है। इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वर्ड है मोबाइल। पहले मोबाइल को पोर्टेबल फोन कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे मोबाइल फोन कहा जाने लगा, और अब सिर्फ अगर कोई मोबाइल भी कह दे तो हम ये समझ जाते हैं कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। और यह चेंज एकदम से नहीं आ गया। इस चेंज को आने में, इस बदलाव को आने में बहुत सा समय लगा है। ऐसे ही भिखारियों को पहले भिक्षुक कहा जाता था, लेकिन फिर समय के साथ बदलाव हुआ और भिक्षुक बन गया भिखारी। तो हम ये कह सकते हैं कि डायक्रॉनिक स्टडी किसी वीडियो की तरह है। एक ऐसा वीडियो जिसमें एक बच्चा बड़ा हो रहा है और उसमें समय के साथ बदलाव आता जा रहा है। ऐसे ही भाषा में समय के साथ अलग-अलग बदलाव आते हैं, और इन्हें ही डायक्रॉनिक स्टडी कहा जाता है। अब हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। स्ट्रक्चरलिज्म का अगला कॉन्सेप्ट है डायनामिक मीनिंग। डायनामिक का मतलब होता है बदलने वाला, और मीनिंग का मतलब होता है अर्थ या फिर किसी चीज का कोई मतलब। तो डायनेमिक मीनिंग को जब हम लैंग्वेज के नजरिए से देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज का मीनिंग फिक्स नहीं होता। यह कॉन्टेक्स्ट, टाइम और सिचुएशन के साथ बदलता रहता है। इसे हम एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शब्द है पेपर। पेपर का मतलब होता है कागज, लेकिन वही पेपर जब एग्जाम हॉल में आता है तो वह एग्जाम पेपर बन जाता है। जब उस पेपर पर न्यूज़ छपकर आती है तो वह न्यूज़पेपर बन जाता है।
यानी कि वर्ड वही है, लेकिन मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहता है, और इसे ही डायनेमिक मीनिंग इन लैंग्वेज कहा जाता है। ऐसे ही हम हर एक दोस्त को फ्रेंड कह देते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बदलता रहता है कि क्या वह दोस्त फेसबुक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, या फिर क्लोज फ्रेंड है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि फ्रेंड शब्द के साथ जब नए शब्द आगे या पीछे आते हैं तो मीनिंग बदल जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इन एग्जाम्पल्स के जरिए अब मैं ये कह सकता हूं, जैसे जैसे नए शब्द, नई सिचुएशन और नए कॉन्टेक्स्ट आते हैं, पुराने वर्ड का मीनिंग बदलता रहता है, और इसे ही डायनेमिक मीनिंग कहा जाता है। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म में ये जाना कि स्ट्रक्चरलिज्म एक साइंटिफिक अप्रोच है। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि किसी वर्ड या टेक्स्ट का मीनिंग अकेले नहीं होता, उसका मतलब पूरे लैंग्वेज के सिस्टम के साथ, उसके रिलेशंस के साथ बनता है, और यही स्ट्रक्चरलिज्म है। आशा करता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।